Good morning students. Today we are going to start a lecture number 3 of mole concept in class 11th. In previous lecture we discuss about molecule, isotopes, isobar, isosteres, isotones, mole, etc. In this lecture we discuss about molar mass. What is molar mass? Molar mass means it is mass of one molecule or atom in gram. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड. सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो मोलर मास का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड का 1 मोल है, किसी भी कंपाउंड का अगर आपके पास 1 मोल है तो उस 1 मोल का मास क्या एज्यूम किया जाएगा? मोलर मास. ओके, अगर किसी कंपाउंड का 1 मोल आपके पास है तो वही 1 मोल जो है क्या कैलकुलेट किया जाएगा? मोलर मास. अब ये 2 टाइप्स का होता है. एक तो होता है ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं GMM. एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास GAM है, इसको मैं लिखता हूं GMM. अब ये क्या होता है? इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स. और इसका मतलब होता है इट इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स. ये इनका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल एटम, number of atoms into मास ऑफ 1 एटम. अगर मैं इसको लिखूं तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? Na एटम्स होते हैं 1 मोल में, इनटू मास ऑफ 1 एटम को मैं एज्यूम कर लेता हूँ A. लेकिन ये A होगा किसमें? AMU में. 1 एटम का मास मैं इसको A एटम कंज्यूम एज्यूम कर लेता हूँ और ये किस में होगा? AMU में. अब मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो ये Na इंटू A और इसको मैं Na मॉलिक्यूल से मैं डिवाइड कर दूँगा तो ये चीज़ किस में आ जाएगी? ग्राम में. तो हमारा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे A ग्राम आ जाएगा. क्लियर? तो ये चीज़ होती है इसमें. ऐसे कैसे मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल. अब मैं इसको भी इसी की तरह कर लेता हूँ. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 1 मोल में? Na इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल. A एज्यूम कर लेता हूँ मैं. A किस में होगा? AMU में. तो यहाँ पर हो जाएगा Na इंटू A अपॉन Na. ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा A ग्राम. अब इस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको, इससे और विजिबल हो जाएगा. जैसे मान लीजिए मेरे पास फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर H2 मॉलिक्यूल calculate
मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल, H2 लिखा हुआ है, तो H2 मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए मैं किसकी बात करूँगा, मॉलिक्यूलर मास की। अगर मान लीजिए मैं सिंगल एटम ले लेता, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ एटम की, जैसे सोडियम एटम है या मान लीजिए कैल्शियम एटम है, अगर मैं कोई एटम की बात करता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एटॉमिक मास, और यहाँ क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो मोलर मास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मोलर मास जो है वो ग्राम में, अगर आपने मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को लिख लिया तो वही चीज़ मोलर मास बन जाती है। अगर वो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मैं पहले बता चुका हूँ। मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन का, एक सिंगल हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ये मॉलिक्यूलर मास जो होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, ये कितना आ जाएगा इसका 2, लेकिन किस में होगा, AMU या फिर यूनिफाइड में, ये इसमें होगा। ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। AMU में लिखा है तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूलर मास होगा या फिर एटॉमिक मास होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास की। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास में सिंपली हमें क्या करना होता है, इसको ग्राम में लिखना होता है, लेकिन आपको पता है कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप डिवाइड करके देख लेना, 1/6.022 इंटू 10⁻23 को इतना ही आएगा। तो 1 AMU, इस AMU की जगह पर मैं रख दूंगा, तो यहाँ पर जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, या फिर मैं इसको मोलर मास भी कह सकता हूँ, मोलर मास कितना आएगा, 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब एक्चुअली आपको ये पता है कि ये 2 AMU ये बहुत छोटा है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे 2 ग्राम लिख देता, ठीक है ना, तो 2 ग्राम तो गलत हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि 2 ग्राम तो एक बड़ा डिजिट है ना, जैसे हाथ में ले सकते हो, तो 2 ग्राम तो ज़्यादा हो जाएगा, ग्राम बड़ा यूनिट होता है। तो यहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कभी भी AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी बहुत छोटी वैल्यू, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, -24 है। तो ये होता है। अगर मान लीजिए मैं कोई एटम ले लूँ, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ फॉर Na एटम, कैलकुलेट एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसमें भी आपको यही करना है। जैसे Na लिया मैंने, अब Na का कितना होता है एटॉमिक मास, 23। तो ये 23 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना हो गया आपका 23 AMU और U। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मोलर मास इसका कितना होगा, मोलर मास लिख दूं या फिर ग्राम एटॉमिक मास लिख दूं, तो ये चीज़ हमारी कितनी हो जाएगी, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन दिया हुआ है 96 ग्राम ऑफ O3 ओजोन मॉलिक्यूल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं, ये हमारे पास गिवन डेटा है 96 ग्राम ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ये इसका मास ऑफ गिवन सैंपल है, मास ऑफ गिवन सैंपल हमारे लिए ये दिया हुआ है। कितना दिया है, 96 ग्राम। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, मोलर मास ऑफ O3 मॉलिक्यूल कितना होगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना होगा 48 ग्राम में, मोलर मास ग्राम में होता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होते हैं मास ऑफ गिवन सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ओजोन। अब यहाँ सैंपल किसका है, O3 का,
तो यहाँ पे मास ऑफ गिवन सैंपल कितना है 96 ग्राम, और ये कितना है हमारा मोलर मास 48 ग्राम। कितने आ गए 2 मोल, ये आपके आ गए 2 मोल। अब यहाँ पर ये तो मोल आ गए 2। दूसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, अब आपको पता है 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होते हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूँ 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 कर दूँ, या फिर 2 Na कर दूँ, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। ये पहली चीज़ पूछी। सेकंड ये, थर्ड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, अब नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए 2 इंटू Na, और हमारे पास यहाँ एटम कितने दिखाई दे रहे हैं O3 के अंदर। O3 के अंदर 3 मतलब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं आपके पास 2 Na, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 Na, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होंगे इसके अंदर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 28 ग्राम ऑफ N3 माइनस आइन, इसको बोलते हैं नाइट्राइड आइन सैंपल। कैलकुलेट, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल, सेकंड कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आइंस, थर्ड कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन N3 माइनस, यानी कि इस N3 माइनस नाइट्राइड पर कितना टोटल चार्ज है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है, और नेक्स्ट हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। ये 5 चीज़ें हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोल की बात। तो मोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल हमें कितना मास दिया हुआ है 28 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N3 माइनस, ये दिया हुआ है। अब हमें इसका मोलर मास देखना है, तो हमें क्या करना होगा, नाइट्रोजन का सिंपली हम देखेंगे तो मास ऑफ गिवन सैंपल कितना है 28 ग्राम। नाइट्रोजन का कितना होता है मोलर मास 14 ग्राम। कितना आ गया हमारा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जा में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास 2 मोल आ गया। सेकंड हमसे पूछा था उसने नंबर ऑफ आइंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ आइंस ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि 1 मोल में कितने आइंस होंगे 2, तो यहाँ पर आपके पास 2 मोल है, तो उसमें कितने आयन होंगे, तो 1 मोल में कितने आयंस 1 मोल में कितने आयंस होंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मतलब Na, यानी कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, Na आयंस या कुछ भी हो सकता है, या फिर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 आयंस। तो 2 में कितने होंगे, इसे आप यहीं से निकाल लीजिए क्योंकि मोल कितने हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू Na, या फिर मैं लिख दूँ 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 आइंस होंगे। ठीक है ना, इतने आइंस होंगे इसमें। ये तो आ गया सेकेंड। थर्ड हमारे पास है चार्ज ऑन N3 माइनस। अगर मुझे चार्ज देखना है तो मुझे पहले देखने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ आइंस कितने हैं, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज कितना है इस पर, यानी कि चार्ज ऑन आइन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आइंस मेरे पास थे ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चार्ज कितना है आइन पर 3 माइनस, तो 3 इंटू, अब 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज होता है। तो 1 पर तो इतना होता है, तो 3 पर कितना होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे,
इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये आपका जो आएगा वो चार्ज आ जाएगा N3 माइनस पर। नेक्स्ट उसने पूछा है फोर्थ पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे नंबर ऑफ आइंस इनटू कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस आइन। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ आइंस तो आपको यहीं पे पता लग रहे हैं 2 × 6.022 × 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ जितना चार्ज लगा हुआ है, चार्ज कितना लगा हुआ है 3 माइनस का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ पर 7 तो इसके पास पहले से थे, 3 इसने एक्सेप्ट किए हैं। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में 10। ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 10 to the 20 × 6.022 × 10⁻23। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 Na। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये टोटल नंबर है, ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइंस इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन N3 माइनस आइन। नंबर ऑफ आइंस तो हमारे पास यही है 2 × 6.022 × 10⁻23। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। अब देखिए प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता, आयन के अंदर और एटम के अंदर प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता है। उस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर, उसमें उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, क्योंकि आपको पता है चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन मान लिए किसी को दिए हैं या इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किए। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इससे कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें न्यूट्रॉन भी वही होंगे, प्रोटॉन भी वही होंगे। तो इसमें यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो 7 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर 7 × 14 × 6.022 × 10⁻23, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 Na। ये आपके आंसर होंगे। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 9th क्लास में भी पढ़ाते हैं, 9th क्लास में भी होता है, 11th क्लास में भी है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जो लॉ अप्लाई होते हैं, ये वही लॉज हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है, इसको किसने दिया था, एंटोनी लेवोइजर ने दिया था। लेवोइजर ने दिया था। ये क्या बोलते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसका मतलब ये होता है, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। ये मास कंजर्वेशन भी बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग जो होता है मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। जिस तरह एनर्जी कंजर्वेशन होता है उसी तरह मास कंजर्वेशन होता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कभी भी डेस्ट्रॉय नहीं होता,
बस वो एक कंपाउंड किसी अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मास का कभी भी लॉस नहीं होता। तो मास का लॉस नहीं होगा तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ, यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। इस रिएक्शन में ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कितना मास होता है, ये हो गया हमारा 40 और ये 12 और ये 16 इंटू 3, टोटल हो गया हमारा 100 ग्राम। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब 40 प्लस 16 ये हो गया हमारा 56। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो कार्बन 12 और 16 इंटू 2 मतलब 32, ये हो गया हमारा 44 ग्राम। अगर मैं 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम ऐड कर दूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, ये बहुत सिंपल लॉ है। इसके अकॉर्डिंग जो है मास कंजर्वेशन भी बोला जाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि मास नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू है, ये इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 10 ग्राम हाइड्रोकार्बन गिव्स 4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 16 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन दिस रिएक्शन। रिएक्शन गिवन है CXHY प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस वाटर। अब हमें क्या करना है, हमें इसका कैलकुलेट करना है, मास M कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करें, हम इसमें यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके हिसाब से क्या होता है कि मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन दी है CXHY प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस वाटर, इसका अमाउंट हमें पता है कितना है, 10 ग्राम। इसका अमाउंट हमें नहीं पता है, इसको मैं M एज्यूम कर लेता हूँ। इसका अमाउंट हमारे लिए कितना है, 4 ग्राम दिया हुआ है। इसका कितना है, 16 ग्राम। तो क्या होना चाहिए, 10 प्लस M इक्वल टू 4 प्लस 16, कितना हो गया ये हमारा 20। तो M इक्वल टू कितना हो गया, 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया, 10 ग्राम। अगर 20 ग्राम इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में, तो डेफिनेटली यहाँ भी कितना होना चाहिए, 20 ग्राम। तो M जो है वो हमारा कितना होगा, 20 ग्राम, 10 ग्राम। अभी किसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। अब ये तो मास है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा, मास ऑफ O2 अपॉन में मोलर मास ऑफ O2, मोलर मास ऑफ O2। तो मास दिया है 10 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का जो मोलर मास है वो कितना है, 16। तो 2 का कितना होगा, 32। तो ये आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाई 32। अब जो भी डेटा है, तो इस तरीके से हम करते हैं। इसको मैं 5/16 भी लिख सकता हूँ और ये कैंसिल नहीं होगा, इतना ही आएगा। तो इतने मोल बनेंगे आपके, ये मोल सही है, मोल O2। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेकंड लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। इसका इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर अ कंपाउंड रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज ऑलवेज सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच इज टेकन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड दिया है
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ CO2 की, तो CO2 के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, इनके जो मास का रेशियो होगा, जैसे मैं कार्बन की बात करूँ तो ये कितना है 12 ग्राम। ऑक्सीजन की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 का कितना होगा 32 ग्राम। तो फॉर अ कंपाउंड रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज सेम, यानी कि ये जो रेशियो बनेगा 12:32 का रेशियो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 6, इसको मैं कैंसिल कर लूँ 3 16 और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 8। तो ये जो रेशियो 3 8 का होगा, 3 8 का जो रेशियो है हमारा, ये जो रेशियो होगा ये ऑलवेज फिक्स होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेस विच इज़ टेकन, चाहे आपने किसी भी सोर्सेस को बनाया होगा है। मैं जैसे मान लीजिए C+O2 को रिएक्ट करा के CO2 बना रहा हूँ, तब भी ये रेशियो कितना रहेगा 3:8 का। अगर मान लीजिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा के अगर मैं मान लीजिए CaO और CO2 बना लूँ, तो इस CO2 के अंदर जो रेशियो होगा वो 3:8 का ही रहेगा। सोर्सेस आप डिफरेंट करते जाएंगे, लेकिन इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका मास रेशियो ऑलवेज फिक्स होगा। एक और ले लेते हैं H2O का। H2O में अगर मैं बात करूं तो इसका कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 ग्राम, यानी कि यहाँ जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 1:8 का। अब मैं वाटर को किसी भी सोर्स से बनाऊँ क्या, वाटर को बनाने की चीज़ थोड़े, वाटर को मैं कहीं का वाटर ले लूँ, चाहे मैं सी वाटर ले लूँ, चाहे किसी रिवर का वाटर ले लूँ, चाहे किसी पॉन्ड वाटर ले लूँ, चाहे मैं कोई डिस्टिल वाटर ले लूँ, कोई भी वाटर लूँगा, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे इनका मास रेशियो ऑलवेज फिक्स रहेगा। यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।